12 वर्ष की उम्र में मृणालिका को पहली बार प्रेम किसी पुरुष या स्त्री से नहीं बल्कि एक प्रेमी युगल से हुआ। वह 1989 का दौर था जब दुनिया 90 के दशक में प्रवेश करने वाली थी और मृणालिका भी तरुणावस्था की दहलीज पे खड़ी थी। तब परिकथाई पढ़ने के साथ साथ मृणालिका को हिंदी फिल्में देखने का भी शौक था और दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था। लड़का और लड़की विपरीत पृष्ठभूमि से होते और कई कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अंत में विजय उन्हीं की होती। कहानी पढ़ने वालों की तरह फिल्म देखने वाले भी मुख्य प्रेमी जोड़े में अपना रूप देखते हुए उनकी यात्रा से जुड़ जाते। मृणालिका प्रेम की परिभाषा तो बाद में भी ठीक ठाक नहीं समझ पाई और अब तो उसे इस बात में भी संदेह था कि वे दोनों उसे या किसी से वाकई प्रेम करते थे। लेकिन मृणालिका को लगता कि वह अनोखा अनुभव भविष्य में आने वाली प्रेम की एक झलक अवश्य था। आखिर देर सवेर हर किसी के जीवन में प्रेम आता है, मगर उसके प्रबल रूप में आने में अभी देर थी। उस वक्त उसकी नाजुक उम्र की तरह प्रेम भी विकसित होने के चरण में था और उन निर्मित होती कोमल भावनाओं की नरमी जीवन भर उसके साथ रहने वाली थी। बात उन दिनों की थी जब मृणालिका की मां के पेट का ऑपरेशन हुआ था। उन्हें कुछ महीनों के आराम की जरूरत थी, सो मृणालिका की मौसी जो अपनी बहन की सेवा करने आई थी वो उसे अपने साथ ले गई। मौसी का छोटा सा शहर उत्तर भारत के कई शहरों की तरह भीषण गर्मी और सर्दी, बार बार होने वाली बिजली की कटौती, मच्छर और गंदगी के साथ साथ राजनीति और अपराध के लिए मशहूर था। किसी जमाने में वह शहर शिक्षा का भी केंद्र था, लेकिन सरकारी लापरवाही, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और लगातार होने वाली हड़तालों की वजह से सभी शैक्षणिक संस्था चरमरा रही थी। अतः सभी मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़कों की तरह मृणालिका की मौसी के दोनों बेटे उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों के हॉस्टलों में रहकर पढ़ रहे थे। मृणालिका के मौसा यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और मौसी की अनुपस्थिति में अड़ोस पड़ोस की मेहरबानी या होटल के खाने से काम चला रहे थे। इसलिए अपनी पत्नी के साथ एक बच्चे के आगमन का उन्होंने दिल खोलकर स्वागत किया और घर में उसकी उम्र का कोई दूसरा सदस्य न होने के बावजूद मौसा मौसी की छोटी सी गृहस्थी में मृणालिका आराम से शामिल हो गई। शाम को खेलकूद करने के लिए आसपास कुछ बच्चे थे, लेकिन वे दिन भर स्कूल में रहते और मृणालिका के लिए मौसी के साथ दिन का समय काटना मुश्किल हो जाता। ऐसे में उसे साथ मिला पड़ोस के अंशु भैया का। अंशु उर्फ अंशुमन श्रीवास्तव और मृणालिका शर्मा के बीच उम्र का भारी अंतर था, लेकिन दोनों में एक बड़ी समानता थी। अंशु भैया भी दूसरे शहर से आए थे, जहां उनके माता पिता बहुत बड़े डॉक्टर थे। उनका प्राइवेट क्लिनिक और अस्पताल था, जिसमें अंशु भैया के डॉक्टर बड़े भाई और डॉक्टर भाभी साथ में हाथ बटा रहे थे। उनकी छोटी बहन भी दक्षिण भारत के किसी कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। बस नकारा अंशु भैया आर्ट्स में बीए कर मटर गश्ती करते और आए दिन कोई बखेड़ा खड़ा करते। उसमें कई बार छोटे मोटे पुलिस केस की नौबत आते आते बची। इससे तंग आकर अंशु भैया को पिता के द्वारा कई दिनों के लिए अपनी बुआ के यहाँ निष्कासित कर दिया गया था। बुआ ने पड़ोस में सबसे कहा कि अंशु डॉक्टरों और बीमारी के माहौल में पढ़ाई नहीं कर पाता। सब डॉक्टर पैसा कमाने में व्यस्त रहते और उनका आलीशान घर, जो घर से ज्यादा अस्पताल बन के रह गया था, उसमें बेचारे का ध्यान रखने वाला कोई न था। सो
वह आईएएस की तैयारी करने वहां आया था। अंशु भैया के फूफा भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, सो दोनों घरों में काफी आना जाना था। बुआ का बेटा मुंबई में नौकरी करता और बेटी का विवाह हो गया था। उस अपरिचित वातावरण में अंशु भैया मृणालिका से भी ज्यादा अकेले थे। ऊंचे कद के अंशु भैया की हाइट 6 फुट 2 इंच, सांवला मनमोहक रंग, लंबी नाक और आंखें कत्थई थी। उनके बाल देवानंद जैसे कटे थे और चमकते चौड़े माथे पर उसी अंदाज में पफ की तरह गिरकर उड़ते। उनके माता पिता के पास बेहिसाब पैसा था और वे उसका प्रदर्शन जोर शोर से करते। वे हमेशा महंगे कपड़े और ऊंची एड़ी की अमिताभ बच्चन स्टाइल वाले चमड़े के बूट पहनते, जो उनके आकर्षक व्यक्तित्व पर खूब फबते। उस जमाने में डिजाइनर कपड़ों का चलन आम जिंदगी में नहीं था, तो वे एक प्रकार के अजूबा थे। वो दिन भर सिल्क का कुर्ता पजामा या रंग बिरंगी शर्ट और जींस पहनकर छत पर टेबल कुर्सी लगाकर किताबों के बीच बैठे रहते। शाम को अकेले ही बूट ठकठकाते हुए घूमने निकल जाते। मोहल्ले के लड़कों से जब बातें होती तो वो सिर्फ अपनी डींगे हाँकती कि पढ़ाई तो बस बहाना थी, उन्हें बंबई जाकर हीरो बनना था। सब पीठ पीछे उनका मजाक बनाते और उन्हें भी किसी की परवाह नहीं थी। उनकी एकमात्र दोस्त मृणालिका थी, जिसे उनकी आत्म प्रशंसा सुनने में अपूर्व रस मिलता। फरवरी का सुहाना मौसम भी रोमांस के अनुकूल था। मृणालिका अक्सर सुबह के नाश्ते के बाद दौड़ती हुई उनकी छत पर चली जाती। वे उसके लिए एक खाली कुर्सी भी रखने लगे, जिस पर उसे बिठाकर वे बसंती हवा में टहलते हुए लोकप्रिय फिल्मों के गाने और संवाद सुनाते। मैं जुबान से लफ्जों की तस्वीर खींचता हूं, अतीत तो सब दिखाते हैं, मैं कभी कभी भविष्य भी दिखाता हूं। जब वह देवानंद की तर्ज पर कंधे हिलाते हुए कहते तो मृणालिका जोर जोर से तालियां बजाती। जानती हो मृणालिका, एक बार मैंने कॉलेज में ओथेलो का पाठ किया था, तो कई महीनों तक गुमनाम लड़कियां मुझे डेस्टिमोना नाम से प्रेम पत्र लिखती। डेस्टिमोना कौन थी? मुंह खोले मृणालिका पूछती। ओथलो की प्रेमिका, दोनों ने भागकर शादी की थी और उनका प्रेम एक ट्रेजेडी था। मृणालिका को ट्रेजेडी वाले प्रेम के विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान था। कभी कभी फिल्मों में प्रेमी जोड़ों की एक साथ मृत्यु हो जाती, सो बेचारे ओथेलो के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, सोचकर उसने ज्यादा नहीं पूछा। हालांकि उसे लगता कि अंशु भैया का सपना फिल्मी हीरो बनने से ज्यादा प्रेम हीरो बनने का था और उन्हें अपने ट्रैजिक भविष्य का भी कुछ अंदेशा था। संभवतः मृणालिका को अंशु भैया से प्रेम था, लेकिन उसकी उम्र प्रेम की नहीं भक्ति की थी। वह तो जैसे ग्रीक गॉड डायोनाइसिस की मिमिड की तरह उनके प्रभाव में आनंद की किसी उन्मादी अवस्था में थी। उसकी नजर में अंशु भैया दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष थे और उनकी कही हर बात पर उसे पूरा विश्वास था। एक सुबह 11 बजे के करीब मृणालिका अंशु भैया की छत पर अपनी कुर्सी पर विराजमान थी। वे उल्टे हाथ में बच्चन साहब की पिस्तौल की तरह सिगरेट थामे किशोर कुमार के गाने गा रहे थे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गाते गाते वे उठ गए और अभी करने लगे। मृणालिका उन्हें मंत्र मुग्ध निहार रही थी। उन्होंने दूध जैसा सफेद कुर्ता पहना था और उसका ताजा सेव किया चेहरा तारे की तरह दमक रहा था। आसमान बिल्कुल साफ था। नीले रंग में सूरज की कुछ सुर्ख किरणें मिली थी,
जो यहां वहां चुन्नी की तरह फैल रही थी। हवा में खिलते फूलों की खुशबू थी और छत से पास लगे सेमल के वृक्ष के पत्ते होले होले हवा में हिलते हुए गिर रहे थे। अचानक मृणालिका को लगा कि उनकी अदायगी उसके लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए थी। वहां जैसे कोई अजनबी गंध थी जिसने उस सरल आनंद को पेचीदा बना दिया था। मृणालिका का संवेदनशील बाल मन मानो किसी अपरिचित शरीर की उठती गिरती श्वास से सुन रहा था, जो जमीन में गड़े किसी सीलन भरी जगह से आ रही थी। वे खुशनुमा पल जो उसके लिए किसी स्वास्थ्य वर्धक औषधि जैसे थे, वही अरुचिकर कैसे बन गए। उसने आंखें उठाई तो बाजू वाले 2 मंजिले मकान पर नजर गई। उसकी छत की चार दीवारी पर बैठी एक लड़की उन्हें गौर से देख रही थी। मृणालिका ने उस शानदार हवेली को कई बार उत्सुकता भरी नजरों से देखा था। मोहल्ले में ज्यादातर घर एक मंजिल के थे, मगर कई प्रकार के फूलों और पेड़ों से घिरे बगीचे के मध्यम खड़ा वह मकान सबसे बड़ा था। उसकी ऊंची चार दीवारी पर शीशे के टुकड़े जड़े थे और कटीले काले गेट के बाहर 2 दरबान बंदूक पीठ पर लटकाए स्टूल पर बैठे रहते। किसी ने मृणालिका को बताया था कि हवेली वहां के पूर्व विधायक प्रबोध चंद्र पांडे की थी, जो पिछला चुनाव हार गए थे। फिर भी रौब दाब बरकरार था। वो पुश्तैनी जमींदार खानदान के थे और काफी जमीन जायदाद भी थी। उस घर में बच्चे, बूढ़े, जवान कई लोग दिखते, लेकिन कोई मिलनसार नहीं था। सो वे अपनी अलग दुनिया में रहते। छत पर बैठी लड़की को भी मृणालिका ने 2-1 बार सफेद एम्बेसडर गाड़ी में बैठकर आते जाते देखा था। बाद में उसने जाना कि वह प्रबोध चंद्र पांडे के बड़े बेटे आमोद चंद्र पांडे की बेटी अनुपमा थी। उस रोज मृणालिका को लड़की से बस ईर्ष्या हुई थी, मगर वह अपनी आंखें उसके अनुपम चेहरे से हटा नहीं पाई। विचित्र सौंदर्य था उसका। उसकी काया दूर से जैसे कांसे के बर्तन की तरह चमक रही थी। नैन नक्श तो साफ नहीं दिखाई देते, लेकिन उसकी तेज से मृणालिका की आंखें चुंधिया गई। लड़की की सुडौल देह नागिन की तरह बल खाती हुई चार दीवारी पर पसरी थी और उसके लंबे केश सुनहरे तारों की जंगली बेल की तरह दीवार पर लटक रहे थे। उसने भी सफेद कुर्ता पहना था और उसका सलमा सितारों से जड़ा उजला दुपट्टा खिली धूप में चांद तारों की तरह जगमगा रहा था। मृणालिका को लगा जैसे वह प्रसिद्ध कथा की रैपुंजेल की भांति अपने राजकुमार के बदले केसों पर खुद चलती हुई इतनी बड़ी दूरी फांद कर प्रेमी से मिलने उनकी छत पर आ गई थी। वह पूरी की पूरी वहां ना सही, मगर उसका कोई अंश वहां जरूर था और उसकी सुनहली आभा से मनमस्त अंशु भैया जैसे केवल उसी लड़की के लिए गा रहे थे। किसी ने मृणालिका को कहानी सुनाई थी कि सेमल के पेड़ों पर भूत या यूं कहा जाए कि भूतनियां रहती और वे सभी अमूमन सफेद वस्त्र पहनती। थोड़ी देर तो मृणालिका को लगा कि सेमल के पेड़ की भूतनी वहां उड़ के बैठी थी, मगर जल्द ही यह साफ हो गया कि उस चुड़ैल का जादू अलग किस्म का था। मृणालिका भी उससे सम्मोहित हो छत की सीमा पर खड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे को ताकती रही। लड़की की आंखें मणि की तरह चमक रही थी। मृणालिका को लगा जैसे उनसे आंसू की एक बूंद टपकी और मृणालिका को उसकी नमी अपनी पलकों पर महसूस हुई। मृणालिका की कुछ क्षणों पहले वाली जलन जैसे गायब हो गई। मृणालिका थी तो बच्ची ही। लड़की ने उसे अपने पास आने का इशारा किया।
और वह सब भुलाकर अगले ही पल उसके सरपीले केशों में जकड़ी हुई मकान की गेट के बाहर खड़ी थी। गार्ड ने उसका परिचय पूछा। वैसे भी वह संप्रभात घर की दिखने वाली छोटी बच्ची कैसा खतरा हो सकती थी। उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। मृणालिका बगीचे से होती हुई बंगले के दरवाजे की तरफ बढ़ी। कुछ कदमों के बाद आम का एक पेड़ था जिसमें मंजर आने के आसार थे और हवा में उनकी मायावी सी सुगंध थी। मृणालिका के जबान पके आम के जादुई स्वाद से भर गई, लेकिन तुरंत उसका मुंह खट्टा हो गया। पेड़ की छाया में लगी बैत की कुर्सी पर एक राक्षस बैठा उसे घूर रहा था। उसकी उम्र 30 के आसपास रही होगी। वह अत्यंत गोरा था और उसकी तैलीय त्वचा शीशे पर जमे तेल की तरह मटमैली और चिकनी लग रही थी। उसने बाल भी खूब तेल लगाकर काढ़े थे। उसके शरीर से जैसे तेल चू रहा था, मगर कपड़े कलफदार थे। उसने पीली शर्ट और नीली पतलून पहनी थी। कपड़े, चमड़े के जूते, गले में लंबा गुलाबी गमछा सब नए दिख रहे थे, मानो वह अभी अभी धोबी की दुकान से निकला था। दिखने में वह बुरा नहीं था, लेकिन उसकी त्योरी विचित्र ढंग से चढ़ी थी और वह कोई शातिर बदमाश लग रहा था। वह कुर्सी से उठकर मृणालिका की तरफ बढ़ा और मृणालिका बुरी तरह डर गई। उसके मुख से चीख निकलने ही वाली थी कि वह शख्स किसी को देखकर रुक गया। मृणालिका भी उसकी नजर की तरफ मुड़ गई। वहां हवेली की दहलीज पर खड़ी रैपुंजल मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे फूलों पर लहराती सर्दी की धूप। यहां आओ। उसकी आवाज बहती हुई नदी की तरह निश्चल थी और स्वर में तो जैसे मिश्री और गुड़ दोनों की मिठास घुली थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मृणालिका उसका हाथ पकड़ माया नगरी की हवेली में दाखिल हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अनुपमा हूं, उसने कहा। पास से वो और भी ज्यादा सुंदर थी। उसके रंग में पकी मिट्टी जैसा भूरापन था, तो लंबी पलकों वाली आंखों में चांदनी में चमकती झील जैसी उजियारा। मृणालिका अंदर की चमक दमक देख अपना नाम ही भूल गई। वैसा भड़कदार हॉल तो उसने सिर्फ फिल्मों में देखा था। ऊंचे छत में हीरो के गुच्छों की तरह जगमगाता फानूस लटक रहा था और उसके नीचे बिछा था बेशकीमती मोतियों से जड़ा कालीन। संगमरमर से बना दूधिया फर्श ऐसा कि उसके पैर फिसल रहे थे। विशाल कमरे में लकड़ी के भारी फर्नीचर के साथ कई नायाब मूर्तियां और शो पीस तरतीब से लगे थे। मृणालिका की आंखों के सामने जैसे विलासिता का गुलाबी चेहरा छा गया और वह ज्यादा कुछ ध्यान से देख न पाई। हॉल के बीच से सीढ़ियां थी और अनुपमा से बतियाती हुई मृणालिका सीढ़ियां चढ़ने लगी। रास्ते में कुछ सजी धजी महिलाएं मिली। कुछ ने रेशमी साड़ियां पहनी थी तो कुछ ने सूती। वो रुककर पूछती कि वह सुंदर बच्ची कौन थी, तो अनुपमा कहती, मेरी नई सहेली। वे खिलखिलाकर हंस पड़ती। कोई उसके गोल गोरे गाल खींचती तो कोई पीठ थपथपाती। ऐसे ही किसी सपने में चलते हुए मृणालिका एक सुंदर कमरे में पहुंची। वहां की दीवारें फिरोजी रंग की थी और खिड़कियों पर गहरे लाल पर्दे टंगे थे। कमरे में सबसे बड़ा डबल बेड था जिस पर जामुनी चादर बिछी थी और कई मखमली छोटे बड़े तकिए और कुशन बेतरतीबी से बिखरे पड़े थे। अनुपमा ने मृणालिका को उसी गद्देदार बिस्तर पर बिठाया और इधर उधर के सवाल करने लगी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कहां से आई हो? घर में कौन कौन है? मृणालिका भी सहजता से उत्तर देती हुई अपने सवाल करने लगी। अनुपमा कॉलेज में पढ़ती,
लेकिन सेशन लेट था और फिलहाल बीए फाइनल ईयर के 3 बैचों की परीक्षा नहीं होने की वजह से उसकी पढ़ाई भी हजारों विद्यार्थियों की तरह अटकी थी। वह भी बीए फाइनल में थी और होम साइंस पढ़ रही थी। उस घर में उसके दूर और पास के कई रिश्तेदार थे। कुछ स्थायी तौर पर रहते और कई लोग बगल के उनके पुश्तैनी गांव से आते जाते रहते। अभी कुछ ज्यादा भीड़ थी क्योंकि 12 दिनों बाद प्रबोध चंद्र पांडे के भतीजे की बेटी का विवाह था। सभी रस्में वहीं से होनी थी और शादी के साथ किसी भतीजे या भतीजी के भतीजे का जनेऊ भी होने वाला था। बातें करते घंटा निकल गया। बीच में कोई नौकर आकर एक ट्रे में चांदी के ग्लास में शरबत और तश्तरी पर सजी किस्म किस्म की मिठाइयां रखकर चला गया। फिर 2-4 पीली साड़ियां कंधे पर लटकाए एक दुबली पतली नाटे कद की लड़की धड़धड़ाती आई। अनुपमा, आज पूजा में कौन सी साड़ी पहनूं? वह सुषमा थी जिसका ब्याह होने वाला था। मृणालिका ने भी संजीदगी के साथ उसके कपड़े और गहने के चुनाव में मदद की। पता नहीं कितना समय हो गया और जब लंच का बुलावा आया तो मृणालिका को मौसी की याद आई। अनुपमा ने खाने के लिए बहुत रोका मगर मौसी इंतजार करती होगी कहकर मृणालिका ने उससे विदा ली। लौटते वक्त तो ऐसा लगा मानो वह हवा में उड़ रही थी। 2-4 दिन तक उस चमक दमक वाले मकान की धूमधाम में वह अंशु भैया को भूल गई। सुबह के टाइम अब वह उनके बजाय अनुपमा की छत पर होती। अनुपमा नहा धोकर 11 बजे अपने घुटने से भी नीचे आते लंबे और घने बाल सुखाने छत पर जाती और मृणालिका उसके साथ चहलती हुई बीती आती। अनुपमा की छत ज्यादा ऊंची थी सो वहां से अंशु भैया की छत बिल्कुल साफ नजर आती। वे अपने चीर परिचित अंदाज में किताबों की टाल के पीछे बैठे रहते तो कभी सिगरेट बाएं हाथ की उंगलियों में फंसाए चहलकदमी करते। अनुपमा 4 दीवारी पर बाल लटकाकर बैठ जाते मगर मृणालिका को सावधानी से कुर्सी पर बिठाती। वह बातों बातों में उसे अंशु भैया के विषय में भी सवाल करती। मृणालिका ने उसे अंशु भैया के बारे में जो पता था सब बता दिया। अब उसे अनुपमा से कोई जलन नहीं थी बल्कि वे दोनों उसके दोस्त थे और मृणालिका दोनों के बीच की बहुमूल्य कड़ी। मृणालिनी, तुम तो अपने अंशु भैया को भूल गई, अब वहां कभी नहीं जाती। एक दिन अनुपमा ने कहा तो मृणालिका को बड़ी शर्म महसूस हुई और अगली सुबह वो उनके घर की तरफ निकल पड़ी। अंशु भैया जैसे उसका इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में एक लिफाफा था। ये उसे दे देना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें क्या लिखा है? मृणालिका ने ठुनकते हुए पूछा। खुद पढ़ लो। अंशु भैया हंसने लगे और लिफाफा खोल दिया। मेरा नाम अंशुमन है। सब मुझे अंशु और मृणालिनी मुझे अंशु भैया बुलाती है। तुम क्या कहना चाहोगी? किसी कॉपी से एक पृष्ठ फाड़कर उन्होंने सिर्फ यही लिखा था। ये कैसा प्रेम पत्र हुआ? मृणालिका ने शिकायत भरे स्वर में कहा। अरे पहले ये तो पता लगे कि वो मुझसे प्रेम पत्र पाना चाहती है या नहीं। अंशु भैया बोले और एक मोटी किताब खोलकर किसी ख्याल में गुम हो गए। मृणालिनी ने अचंभित होकर देखा कि उनकी छत के फर्श पर जैसे लंबे सुनहरे बालों का गलीचा बिछा था। क्या उतनी दूर से उड़कर मायावी अनुपमा के केश वहां आ जाते? मृणालिनी ने जब अपनी फ्रॉक कोई तहों में छुपा लिफाफा अनुपमा को दिया तो उसने खत पढ़ने से पहले कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कोने में रखी कान्हा जी की मूर्ति के सामने जलती चंदन की अगरबत्ती का धुआं हवा में तैर रहा था। पत्र पढ़ते हुए उसके गाल अगरबत्ती की नोक पर जलते अंगारे की तरह दहकने लगे और काली आंखें चमकने लगी। वो एक कॉपी खोल और पेन पकड़कर बहुत देर तक जवाब सोचती रही। फिर केवल एक शब्द लिखा, अंशु।
बस, मृणालिका ने निराश होकर कहा तो उसने कुछ देर सोचकर अंशु के नीचे अनुपमा लिख दिया। मृणालिका ने अंशु भैया को वो पन्ना दिया तो वे इतने खुश हुए जैसे अनुपमा ने पूरी प्रेम कहानी की व्याख्या लिखी हो। इसी तरह के 2-4 शब्दों वाली चिट्ठियां मृणालिनी इधर से उधर लाने और देने लगी। कभी कभी वो कुछ नया लिखने का सुझाव भी देती और वो हंसकर उसका कहा मान लेते। जब भी वो फ्रॉक में छुपा लिफाफा लेकर अनुपमा के मकान में घुसती या वहां से निकलती तो आम के पेड़ के नीचे बैठा राक्षस उसे घूरता मिलता। कई बार उसे लगता जैसे राक्षस अपनी पैनी नजर से छुपी हुई चिट्ठी देख सकता है। यहां तक कि वो उनमें लिखे शब्द भी पढ़ लेता, लेकिन वो कभी मृणालिनी को रोकने या बात करने की कोशिश नहीं करता। अनुपमा दीदी, वो राक्षस कौन है जो हमेशा पेड़ के नीचे बैठा रहता है? एक रोज मृणालिनी ने पूछा तो अनुपमा चौंक गई। अरे वह संभलकर बोली, वो राकेश है, उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, कई गाड़ी चलती है उसकी, और गाड़ियों की जरूरत तो दादाजी के काम में होती ही रहती है। सो वो उनका खास आदमी बन गया है। बहुत से ड्राइवर भी उसके यहाँ काम करते हैं। वो और भी इधर उधर के कामों में हाथ बटाता है। मुझे वो बहुत अजीब तरह से देखता है। बड़ा डर लगता है मुझे, फिल्मों के विलन ऐसे ही देखते हैं। मृणालिका ने आंखें गोल करके फैलाते हुए कहा। तुम भी कैसी कल्पना कर लेती हो? अनुपमा लापरवाही से बोली। अच्छा, फिल्मों से याद आया कि आज शाम हम बहनें कुछ चच्चियों के साथ सिनेमा देखने जा रही है, तुम भी चलोगी? हाँ जरूर, मैं मौसी से पूछकर शाम को आ जाऊंगी। सिनेमा का नाम सुनते ही मृणालिनी विलन को भूल अपने हीरो अंशु भैया को शाम के प्रोग्राम की सूचना देने चल पड़ी। शाम को 7-8 महिलाएं और लड़कियां 3 गाड़ियों में भरकर सिनेमा देखने निकली। मृणालिनी उसी सफेद एम्बेसडर में अनुपमा के साथ बैठी, जिसने आते जाते उसने अनुपमा को पहले भी देखा था। जब गाड़ी चलने को स्टार्ट हुई तो राकेश आकर ड्राइवर के बगल की सीट पर बैठ गया। मृणालिनी की तो जैसे सांसें रुक गई, मगर अनुपमा के लिए मानो वो अदृश्य था। वह उसे नजरअंदाज करती हुई सामान्य तरीका से मृणालिनी के साथ हंसी मजाक करने लगी। मृणालिनी, तुमने वो बैंगनी रंग की साड़ी वाली चच्ची को देखा? वो दादाजी के दूर के भाई के बेटे की पत्नी है। गांव में सब कहते हैं कि वो चुड़ैल है और जिस शादी में जाती है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। अच्छा, मृणालिनी घबराकर बोली, फिर तुमने यहां नहीं बुलाना चाहिए था ना? तुम यह अंधविश्वास मानती हो? अनुपमा हंसने लगी। तुम्हें किस्से कहानियां राक्षस चुड़ैल बहुत पसंद है ना, तभी मैंने तुम्हें यह बात बताई। सिनेमा हॉल आ गया तो राकेश फर्राटे से सबसे पहले गाड़ी से उतरकर टिकट लेने चला गया और सभी महिलाएं कैंपस के एक कोने में खड़ी बतियाती हुई उसकी प्रतीक्षा करने लगी। मृणालिनी और अनुपमा भी यहां वहां देखती गपियाने लगी। थोड़ी देर बाद अनुपमा ने मृणालिनी को कोहनी मारते हुए दूसरी तरफ देखने को कहा। उधर जो एक देहाती नुमा पति पत्नी का जोड़ा खड़ा है, उधर देखो, मगर नजरें बचा के, ताकि किसी का ध्यान न जाए। मृणालिनी ने कनखैयों से उस ओर देखा तो उसका नन्हा सा हृदय ऐसी गति से दौड़ने लगा जैसे पटरियों पर दौड़ती ट्रेन। चटकीली लाल साड़ी और भड़कीली नीली शर्ट वाले दंपत्ति के पीछे खड़े अंशु भैया। अनुपमा ने कसकर मृणालिनी का हाथ पकड़ लिया और उसे लगा जिसे अनुपमा का दिल भी उसी के सीने में कुलाचे मार रहा था। दोनों लड़कियां जैसे एक हो गई थी
और अंशु भैया उनके आकर्षण का समान केंद्र। अंदर पता नहीं किसने कैसी विचित्र सेटिंग की थी कि अंशु भैया उनकी सीट के पीछे वाली पंक्ति में एक रो छोड़कर बैठे थे और राकेश उनकी सीट के ठीक सामने वाली पंक्ति में। हीरो और विलन के बीच सैंडविच बनी दोनों कन्याएं हाथ थामे अगल बगल बैठी थी। उस रोमांच में अभी भी उनका दिल समन्वय के साथ इतनी जोर से धड़क रहा था कि वे दोनों एक दूसरे की धड़कन सुन सकती थी। मृणालिनी जल्दी ही विलन को भूल गई। हालांकि वो बार बार पीछे मुड़कर दोनों को घूरता। उसके लिए तो मानो पूरा सिनेमा हॉल खाली हो गया और वो सिर्फ अनुपमा और अंशु भैया के साथ फिल्म देख रही थी। आने वाले कुछ दिन मृणालिनी के लिए बिल्कुल स्वप्निल दुनिया जैसे थे। विवाह का मुहूर्त पास आ रहा था और उनके मोहल्ले के एक खाली प्लॉट में शामियाना गिराकर बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया। कहीं से 2-4 गाने वालियां बुलाई गई जो देर रात तक बारी बारी स्टेज पर ठुमके लगाते हुए माइक पकड़कर हल्की भर्राई हुई भारी आवाज में गाने गाती। वहां हर वक्त तरह तरह के लोगों का हुजूम लगा रहता। कुछ लोगों ने दबी जबान में इसकी निंदा की, मगर प्रबोध चंद्र पांडे जैसी शक्तिशाली शख्सियत का खुलेआम विरोध करने की हिम्मत किसी में ना थी। शो चलता रहा और भीड़ बढ़ती गई। बात फैल गई थी और दूर के मोहल्ले से भी लोग नाच गाना देखने आने लगे। उत्सुकतावश एक दोपहर मृणालिनी का हाथ पकड़ अनुपमा भी नाचने वालियों का प्रदर्शन देखने गई। अंशु भैया भीड़ में वहां भी मौजूद थे। वो प्यार था या कुछ और था। 2 औरतें लाल पीली झीनी साड़ियों में लिपटी स्टेज पर लहरा रही थी। कपड़े और गहने इतने चमकदार थे कि उनके सावले तमतमाए चेहरे पर चमकती पसीने की बूंदें भी कोई आभूषण की लड़ी लग रही थी। लोग जैसे किसी नशे में थे। एक दूसरे को देखने की फुर्सत किसी के पास नहीं थी। सबकी नजरें स्टेज पर नृत्य करती उन अजीब औरतों पर थी। वो ना तो सुंदर थी न नाचने में पारंगत, मगर फिर भी सबको उन्होंने अपनी आवाज की कशिश और हाव भाव के सम्मोहन में बांधा हुआ था। रिक्शे वाले और पान की दुकान चलाने वाले मजनू बने ताल मिला रहे थे, जैसे वो भी खास मेहमान थे। तबला और हारमोनियम के अलावा कोई वाद्य यंत्र न होते हुए भी जैसे वातावरण आकाशीय संगीत से भरा था। उस मस्त माहौल में मृणालिनी और अनुपमा पुनः हाथ थामे अंशु भैया को सीधा न देखते हुए भी उन्हें ही महसूस कर रही थी। स्मार्टफोन ये जमाने में प्यार करने वाले उस जमाने के प्यार का मजा क्या जाने। घंटों छत पर खड़े होकर एक दूसरे की झलक भर देख लेने का सुख किसी वीडियो कॉल से अधिक बहुमूल्य था, क्योंकि मिलना तो क्या, अपने प्रेमी और प्रेमिका को एक संदेश भेजना भी सुगम नहीं था। उस वक्त भी सैकड़ों की भीड़ थी और अंशु भैया दूर खड़े थे, मगर लड़कियों को ऐसा लग रहा था कि वो उनके पास बहुत पास है और वो उनकी उपस्थिति से ही आनंदित थी। मृणालिनी को कभी कभी लगता कि वह तो अनुपमा और अंशुमन की प्रेम कहानी में महज सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी। फिर भी उसके बिना वो प्रेम कैसे चलता। वह कहानी की सूत्रधार थी और जितनी वो कहानी उस जोड़ी की थी उतनी ही खूबसूरत प्रेम कहानी उसकी भी थी। अब मृणालिनी को संदेशा इधर उधर करने की जरूरत नहीं रही। धीरे धीरे उसे लगने लगा जैसे उसका रोल हाशिए पर जा रहा था। अंशु भैया कहीं भी दिख जाते, क्या वे उनका पीछा कर रहे थे?
या प्रेमी युगल ने संवाद करने का कोई दूसरा जरिया ढूंढ लिया था। उसे अंशु भैया की छत पर उड़ते अनुपमा के लंबे बालों की याद आई। कभी कभी उसे लगता जैसे अनुपमा वाकई रैपुंजेल की तरह उन विलक्षण केशों को जरिया बनाकर अपने प्रेमी से जब चाहे तब मिल सकती थी। मृणालिनी कल्पना करती कि केशों की मोटी लटों पर रस्सी की तरह चलकर अनुपमा रात बिरात अंशु भैया की छत पर चली जाती और वे दोनों चांदनी में हाथ थामे टहलते। फिर उन्हें मृणालिनी की क्या जरूरत थी। एक रोज सभी औरतों की मंडली के साथ होने वाली दुल्हन कोई पूजा करने मंदिर जाने वाली थी। उस समूह में मृणालिनी भी अनुपमा के साथ शामिल थी। महिलाएं पड़ोस के देवी मंदिर के परिसर में लगे आम और महुआ के पेड़ों के बीच धागा बांधकर गीत गाते हुए आराधना में डूबी थी। अचानक मृणालिनी को लगा कि अनुपमा वहां नहीं थी। वो बेचैनी से यहां वहां नजर दौड़ाती उसे खोजने लगी। सभी का ध्यान पूजा और सुषमा पर था। कुछ देर बाद उसने देखा कि अनुपमा मंदिर के पिछवाड़े की तरफ से तेजी से चलती हुई आ रही थी। मृणालिनी ने कुछ कदम पीछे जाकर झांककर देखा तो पाया कि पिछले हिस्से की तरफ मंदिर में आने का एक छोटा सा रास्ता है। उधर की तरफ से मंदिर के परिसर में चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी थी और उन्हीं पर अंशु भैया बैठे थे। अनुपमा के गाल गुलाब की तरह लाल लग रहे थे। उसके चेहरे पर विचित्र कमनीयता थी। वह मृणालिनी से बेखबर दोबारा पूजा में सम्मिलित हो गई, मगर मृणालिनी छला हुआ महसूस करने लगी। लगा जैसे अंशुमन और अनुपमा ने अपनी दुनिया से मृणालिनी को बाहर कर दिया। उसका काम खत्म हो गया था और वे बिना उसे कुछ बताए एक दूसरे के और निकट होते जा रहे थे। मृणालिनी आहत सी पूजा के स्थान से कुछ दूर जाकर घास पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने आंखें उठाई तो देखा राकेश और अनुपमा एक दूसरे को विचित्र तरीके से देख रहे थे। राकेश न जाने कब और कैसे मंदिर के पिछले हिस्से से प्रकट हो गया था और अनुपमा के सुंदर अंडाकार चेहरे पर उसे देखकर अनोखा चुनौती देने जैसा भाव था। पहली बार मृणालिका के जहन में आया कि वह अभी बच्ची थी और युवाओं का प्रपंच उसकी समझ से परे था। वो अवाक सी कभी अनुपमा को देखती तो कभी राकेश को। फिर अनुपमा कंधे उचकाकर पूजा वाली जगह की तरफ मुड़ गई। महिलाएं अब लौटने की तैयारी कर रही थी। अनुपमा उनकी मदद में जुट गई, मगर मृणालिनी की नजर वहीं जमी थी। अब राकेश अनुपमा से आंखें हटाकर हमेशा के अंदाज में मृणालिनी को घूर रहा था। मृणालिनी जैसे उसकी जलती हुई दृष्टि से घायल होकर पेड़ की टहनी की तरह झुक गई। क्या कहना चाह रहा था वो? मृणालिनी को लगा वो बस रो पड़ेगी। अनायास ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और राकेश ने अपनी नजरें हटा ली। अनुपमा तो मृणालिनी की तरफ से एकदम उदासीन होती जा रही थी। ना वो ज्यादा बतियाती, ना मृणालिनी से मजाक करती। पता नहीं कैसे खोई खोई सी रहती। अंशु भैया भी पहले की तरह फिल्मों के गाने और डायलॉग नहीं सुनाते। मृणालिनी का मन वहां से उचटने लगा तो मां याद आने लगी। अब उसके वापस लौटने का समय नजदीक आ रहा था और सुषमा की शादी का भी। शादी से एक दिन पहले मटकोर पूजा होने वाली थी। उस दिन अनुपमा कुछ अपने पुराने रूप में लौट आई थी। सुबह से ही चहकते हुए उसने मृणालिनी को सारा दिन वही रहने को कहा। मृणालिनी सलवार समीज में कितनी शानी और सुंदर लग रही है।
अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे अपने कमरे में खींच कर ले गई। मृणालिनी ने मैरून सलवार कमीज पहनी थी। अनुपमा ने अपनी अलमारी से उसकी कमीज से मैच करता एक बहुत सुंदर दुपट्टा निकालकर मृणालिनी को उड़ाया, बिंदी लगाई और अपने हाथों से रिबन बांधकर उसके बाल बनाए। मृणालिनी को लगा जैसे पिछले कुछ समय का भारीपन कुछ हल्का हो गया। घर में हंगामा मचा हुआ था। सभी रिश्तेदार आ गए थे। कहीं महिलाओं की टोली गीत गा रही थी तो कहीं झुंड में बैठकर लड़कियां मेहंदी लगवा रही थी। अनुपमा और मृणालिनी ने भी मेहंदी लगवाई और सफेद फूलों को गूंथ कर कई गजरे बनाए। मटकोर पूजा शाम को होती। अंधेरा होते ही महिलाओं की टोली सुषमा को घेर कर गीत गाते हुए मोहल्ले के एक दूसरे हिस्से की तरफ चल दी। जगह थोड़ी दूरी पर थी। वहां एक विलुप्त होती पुराने जमाने की हवेली थी जिसके अहाते में कुआं था। पूजा वहीं होनी थी। कुएं के पास मिट्टी खोदकर पूजा शुरू हुई। ताजी मेहंदी और गजरे की खुशबू में पीली मिट्टी की महक मिलकर हवा में फैल गई। मृणालिनी तन्मयता से पूजा की रस्में देखने लगी। महिलाएं जोर जोर से गा रही थी। भीड़ बहुत थी और अनुपमा उसमें कहीं खो गई थी। मृणालिनी ने अब उस पर ज्यादा ध्यान देना छोड़ दिया था। वैसे भी अनुपमा की बहन की शादी थी और उसे सैकड़ों काम थे। हर वक्त मृणालिनी के चिपके रहने से शायद वो बोर हो गई थी। पूजा खत्म हुई तो महिलाओं के झुंड के साथ मृणालिनी भी अनुपमा के मकान में वापस आ गई। वो हॉल में लगी कुर्सियों पर बैठी कुछ महिलाओं के बीच बैठ गई। उनमें से वो किसी से परिचित नहीं थी। उसे थकान महसूस होने लगी और वो घर लौटना चाहती थी, पर अनुपमा कहीं दिखाई नहीं पड़ती। उसने दुखी मन से सोचा कि बिना अनुपमा से विदा लिए ही उसे चले जाना चाहिए। वो भारी कदमों से उठकर चुपचाप निकलने वाली थी कि अनुपमा की एक चचेरी बहन ध्रुवी दौड़ते हुए उसके पास आई और हाफते हुए बोली, मृणालिनी, तुमने अनुपमा को देखा? मैंने सोचा कहीं तुम्हारे साथ होगी। मृणालिनी ने सर हिलाकर मना कर दिया तो वो दौड़ती हुई वापस चली गई। लेकिन मृणालिनी उठकर निकल नहीं पाई। फौरन ही अनुपमा की माताजी आ गई और मृणालिनी से अनुपमा के बारे में पूछने लगी। यहां से निकलते वक्त वो तुम्हारे साथ थी ना? हाँ, मगर पूजा की भीड़ में हम अलग हो गए, मृणालिनी ने जवाब दिया। उसके बाद तुमने उसे देखा नहीं? नहीं, मैंने सोचा यहीं कहीं होगी। अरे यहीं कहीं होगी? तुम दिल का तार बना रही हो, किसी अपरिचित महिला ने जोर से कहा। धीरे धीरे वहां अफरा तफरी मची रही थी। सब एक दूसरे से देखा देखा पूछ रहे थे, मगर कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। मृणालिनी को घबराहट होने लगी। कहां चली गई अनुपमा? हो न हो वो अंशु भैया के साथ थी। आज के शोर में उसने उन्हें नहीं देखा था, लेकिन वो हर जगह हाजिर रहे थे। शायद पहले की भांति अनुपमा भीड़ से निकल उनसे चुपकर मिलने गई और समय का ध्यान नहीं रहा। कुछ देर बाद अपने आप आ जाएगी। उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, मगर वो बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी पर चिपकी रही। वो दुखी इसलिए भी थे क्योंकि जिस प्रेमी जोड़े को वो इतने प्यार से एक दूसरे के पास लाई थी, उसी ने मृणालिनी को धोखा दे दिया था। वे आपस में पता नहीं क्या खिचड़ी पकाते और मृणालिनी को कोई खबर नहीं मिलती, मगर अनुपमा का कहीं पता नहीं था। सो महिलाओं को अब पुरुषों की मदद लेनी पड़ी। उन्हें खबर मिली तो भयानक हंगामा मच गया। क्या मतलब नहीं मिल रही? क्या तुम इतना भी ध्यान नहीं रख सकती?
आमोद चंद्र अपनी पत्नी पर गरजे और वो रोने लगी। अब रोने से क्या होगा, हिमांशु को बुलाओ। हिमांशु उनका बड़ा बेटा था। जब उसे पूरी कहानी सुनाई गई तो उसने सबको शांत किया। ऐसे शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। पहले आप सब याद करिए कि अंतिम बार उसे किसके साथ देखा। हिमांशु ने पूछा तो सबने मृणालिनी की तरफ इशारा किया। वो तो उस बच्ची के साथ निकली थी। दोनों में बड़ा प्रेम हो गया है। फिर किसी को ध्यान नहीं रहा कि कहां गई, ध्रुवी ने कहा। हिमांशु ने मृणालिनी को देखा तो वो सिहर गई। अभी तक तो वो शांत थी, मगर लगा कि अब बस बिखर जाएगी। सब ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे उतनी बड़ी लड़की के लिए बेचारी छोटी सी मृणालिनी जिम्मेदार थी। डरो मत गुड़िया, हिमांशु ने उसे पुचकारते हुए कहा। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, वो यहीं कहीं होगी। पर तुमको क्या लगता है कि वो कहां हो सकती है? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? अगर तुम अनुमान लगा सको तो बताओ। मृणालिनी अब खुद को रोक ना सकी और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। शायद वो अंशु भैया के साथ होगी, उसने रुआ से सवर में कहा। कौन अंशु भैया? वे जो प्रोफेसर नरेश वर्मा के यहाँ आए हुए हैं। फिर क्या था, हिमांशु 3-4 मस्टंडों की फौज लेकर प्रोफेसर नरेश वर्मा के यहाँ धमक गया। अंशु भैया बेफिक्री से अपने कमरे में टांग पसारे रेडियो पर कोई प्रोग्राम सुन रहे थे। उन्हें अनुपमा के गायब होने की कोई खबर नहीं थी, मगर हिमांशु कहाँ मानने वाला था। उसने अपने गुंडों के साथ मिलकर उसकी खूब पिटाई की, उनके कपड़े फाड़ दिए और दाई टांग भी तोड़ दी। प्रोफेसर नरेश वर्मा की पत्नी यानी कि उनकी बुआ ने चिल्ला चिल्लाकर मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। जिन्होंने मिलकर हिमांशु को किसी तरह भगाया नहीं तो पता नहीं टांग के साथ बेचारे का वो क्या क्या टूट जाता। लेकिन अंशु भैया की पिटाई से अनुपमा थोड़े ही मिलने वाली थी। जब पीट पाट कर हिमांशु घर पहुंचा और अनुपमा का तब तक कोई पता नहीं मिला तो आमोद चंद्र पांडे ने राकेश को बुलाने को कहा। कहाँ है राकेशवा? बुलाओ उसको और जितनी गाड़ी मिले सब लेकर अनुपमा को शहर में ढूंढो। आमोद चंद्र पांडे चीखे तो राकेश की खोज शुरू हुई। हैरानी की बात यह थी कि वो भी गायब था। ये हो क्या रहा है? वृद्ध प्रमोद चंद्र पांडे सोफे पर अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अब ऊबी भी ला गया। राकेश को किसने कहां आखिरी बार देखा था यह भी किसी को याद नहीं था। हिमांशु फिर अपनी फौज लेकर मोटरसाइकिल पर बहन की खोज में निकला। अनुपमा के साथ राकेश का भी कोई पता नहीं चला। मृणालिनी को अब वहां रोकने की कोई जरूरत न थी, सो उसे एक नौकर के हाथ सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया। उस रात प्रबोध चंद्र पांडे के आलिशान मकान में किसी को नींद न आई। उतनी चहल पहल के बावजूद जैसे पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा था। गाने वालियां भी चुप हो गई थी। शादी की सभी तैयारियां हो चुकी थी, इसलिए मातम के माहौल में भी किसी तरह सुषमा की शादी और भतीजे का जनेऊ निपटाया गया, जिसमें मृणालिनी शामिल ना हो पाई। कितने सपने देखे थे उसने अनुपमा के साथ सजकर शादी में जाने के। खैर, मोहल्ले वालों के साथ शादी के अगले दिन उसे भी यह खबर मिली कि अनुपमा का पता लग गया था। वो स्वयं ही उसी मुहूर्त में किसी दूसरे शहर में राकेश के साथ ब्याह रचाकर वापस आ गई थी।